हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। पिछली वीडियो में हमने अर्गोनॉमिक्स को देखा था। आज हम लोग ऑक्यूपेशनल हेल्थ और उससे रिलेटेड डिजीज, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ शुड एम प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग ऑफ वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो हम प्रमोट और मेंटेन करते हैं एट हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द वर्कर। मतलब हमें जो सोशल वेलबींग है, फिजिकल और मेंटल वेलबींग है, उन सब वर्कर्स की, उसको हमें प्रमोट और मेंटेन करना है एंड प्रिवेंट करना है हमें वर्कर्स को फ्रॉम डिपार्चर्स फ्रॉम द हेल्थ, जो कि उनके ऑक्यूपेशन के टाइम पर उनकी हेल्थ का डिपार्चर न हो, इस चीज़ को हमें रोकना है। ठीक है, एंड प्लेसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द वर्कर इन ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट अडेप्टेड टू हिज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इक्विपमेंट। ठीक है, तो हमें प्रमोट, मेंटेन एंड प्रिवेंट करना है और प्लेस करना है ऑक्यूपेशनल वर्कर के ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट को, ताकि वो अपने फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल उसकी वेलबींग बिल्कुल प्रॉपर रहे। और समराइज अगर हम इसे करें तो द अडेप्टेशन ऑफ वर्क टू मैन एंड ऑफ ईच मैन टू हिज जॉब। ठीक है, तो जो भी मैन है वो अपने जॉब के लिए अडेप्टेड रहे और उसे वहाँ पर कोई भी तरीके की कोई डिजीज़ या कोई भी हैज़ार्ड ना हो, इस चीज़ को हमें मेंटेन करना है। तो जो बर्नार्डिनो रैमज़िनी जो हैं, ये हैं फादर ऑफ ऑक्यूपेशनल मेडिसिन। इन्होंने बहुत डायनामिक रोल प्ले किया है हेल्थ एंड डिजीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये भी वाइवा में कई बार पूछा जाता है। अब अगर हम ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट की बात करें तो ये एनवायरनमेंट हो सकता है मैन एंड फिजिकल, हो सकता है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट के बीच में। ये एनवायरनमेंट हो सकता है मैन एंड मशीन के बीच में। ये एनवायरनमेंट हो सकता है मैन एंड मैन के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट जो है, ये 3 टाइप का इंटरेक्शन रहता है वर्किंग एनवायरनमेंट में। देन अगर हम लोग ऑक्यूपेशनल डिजीजेस को डिस्कस अगर हम लोग करें तो द डिजीजेस अराइजिंग आउट और इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या तो वो एम्प्लॉयमेंट के बाद हो या इन कोर्स रहें, तब हमारी वो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस में रहता है। तो इन डिजीजेस के लिए जो एजेंट हैं, उन एजेंट के हमें 7 जो है नेम्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहला एजेंट है हमारा फिजिकल एजेंट, दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो केमिकल एजेंट, तीसरा अगर हम देखते हैं तो बायोलॉजिकल एजेंट, देन ऑक्यूपेशनल कैंसर्स, ऑक्यूपेशनल डर्मेटोसिस, डिजीज ड्यू टू साइकोलॉजिकल ओरिजिन एंड मैकेनिकल हैजार्ड्स। जो रहता है वो 3 तरीके का रहता है। सबसे पहला है हमारा फ्रॉस्ट निप। ठीक है, जहाँ पर हमें स्किन के ऊपर सेंसेशन जो है वो लॉस होता हुआ दिखता है, ये सुपरफिशियल रहता है। ये सुपरफिशियल नहीं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट रहते हैं, फ्रॉस्ट निप रहता है। सेकंड, अगर हम सुपरफिशियल की बात करें तो सेकंड डिग्री जो है वो सुपरफिशियल फ्रॉस्ट बाइट रहता है। अब यहाँ पर स्किन में क्या होगा, ऐसे ब्लिस्टर्स, हमें क्लियर ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, थर्ड में अगर हम लोग देखते हैं थर्ड डिग्री में, तो वो डीप फ्रॉस्ट बाइट रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, वो इतना डीप हो जाता है कि वहाँ पे जॉइंट्स, मसल्स वो ज़्यादा आगे की तरफ से वर्क नहीं कर पाते हैं। अब हम इसका देखते हैं कि इनके जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स मोस्टली हमें देखने को कहाँ मिलते हैं, हीट एंड कोल्ड, जो कि मोस्टली ग्लास एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ या कोलर माइंस में देखने को मिलते हैं, या फिर आइस फैक्ट्रीज़ के अंदर जो वर्क करते हैं। ठीक है, जो उनमें हमें ये कोल्ड वाली इफ़ेक्ट देखने को मिलती हैं। अब लाइट भी है,
जहाँ पर पुअर इल्यूमिनेशन है या एक्सेसिव ब्राइटनेस की वजह से हो सकती है। अब नॉइज़ भी ऑडिटरी एंड नॉन ऑडिटरी टाइप का रहता है। वाइब्रेशन जो है वो 10 to 500 हर्ट्ज तक अगर फ्रीक्वेंसी का है तो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। और रेडिएशन में अगर हम देखते हैं तो आर्क वेल्डिंग की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में रहता है ये। आयोनाइजेशन रेडिएशन का अगर हम देखते हैं तो एक्सरेज एंड कोबाल्ट 60 रहता है। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल एजेंट था। अब हम देखते हैं केमिकल एजेंट्स की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अब केमिकल एजेंट्स में सबसे पहला हमारा अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर एक रहता है लोकल इफेक्ट, जो कि आप आगे देखेंगे आगे वाली स्लाइड में। लोकल इफेक्ट, देन इनहेलेशन एंड इंजेशन, ठीक है, और इंजेशन रहता है। तो गैसेस, डस्ट एंड मेटल्स जो रहते हैं इनका कई बार लोकल इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। इनहेलेशन के इंजेशन में हमें केमिकल्स एंड सॉल्वेंट्स देखने को मिलते हैं, और इनहेलेशंस में कई बार जो मेटल्स होते हैं उनकी डस्ट हो सकती है, या और भी डिटेल में हम अगली स्लाइड में देखते हैं। फिलहाल इतना आप ध्यान रखिए। तो गैसेस में अगर हम देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, HCN, कार्बन डाइसल्फाइड, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, HCl, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, गैस पॉइजनिंग करवा देती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी गैस पॉइजनिंग करवाती हैं। और डस्ट जो है वो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दो तरीके की रहती हैं। तो इनऑर्गेनिक जो है वो डस्ट जो है उसमें कोल डस्ट आती है, सिलिका आता है और एस्बेस्टस आती है। तो कोल डस्ट की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो एंथ्राकोसिस होता है, सिलिका की वजह से सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टस की वजह से एस्बेस्टोसिस। ठीक है, अब ऑर्गेनिक डस्ट जो होती है ये प्लांट से रिलेटेड जो होती है, ये हमें ध्यान रखना है, वो ऑर्गेनिक डस्ट है। तो यहाँ पर केन फाइबर, शुगर केन की वजह से जो होती है वो होता है हमारा बैगेनोसिस। ठीक है, तो बैगेनोसिस, जी फॉर जो हम गन्ने का रस पीते हैं ना, तो जी फॉर गन्ने का रस से आप याद रख लीजिए बैगेनोसिस। कॉटन डस्ट हमारा बिजीनोसिस, क्योंकि ये वाइवा में पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं बैगेनोसिस एंड बिजीनोसिस में। एंड हेयर डस्ट की वजह से जो होता है वो हमारा फार्मर्स लंग्स होता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी डस्ट की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक रहती हैं। कई बार जो डस्ट होती है अगर वो रहती है मोर देन 10 मिलियन माइक्रोन, और एक होती है हमारी लेस देन 5 माइक्रोन। ठीक है, तो लेस देन 5 माइक्रोन वाली जो डस्ट होती है वो हमारी रेस्पायरेबल डस्ट होती है, और मोर देन 10 वाली जो रहती है वो सेटल डाउन हो जाती है और स्मॉल पार्टिकल कई बार सस्पेंड हो सकते हैं, बट लेस देन 5 वाली हमारी रेस्पायरेबल होती हैं। ठीक है, ये रेस्पायरेबल डस्ट जो होती है न्यूमोकोनियोसिस करवा सकती है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। इसकी डिटेल में वीडियो हम लोग और फिर देखेंगे। फिर मेटल्स और उनके कंपाउंड में हम देखते हैं तो लेड, मरकरी, कैडमियम, मैग्नीज, बेरिलियम, आर्सेनिक, तो ये सारी मेटल्स वाली रहती हैं। केमिकल्स का अगर हम लोग देखते हैं तो एसिड्स हो सकते हैं, एल्कलीज हो सकते हैं, जो पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रहते हैं केमिकल्स के अंदर, जो कई बार एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। ठीक है, और इनके ड्यूरेशन और कंसंट्रेशन जो रहता है ये इल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सॉल्वेंट्स में अगर हम लोग देखते हैं जो डाई इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन बाइसल्फाइड, तो ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं ये इल इफेक्ट करवाती हैं। तो जो हम लोग देख रहे थे लोकल एक्शन जो करते हैं वो लोकल एक्शन की वजह से, ठीक है, कई बार क्या होता है लोकल एक्शन की वजह से हमें एक्जिमा, अल्सर, कैंसर ये सब हो सकता है। तो लोकल एक्शन में जो रहती हैं वो डाइज हो सकती हैं। ठीक है, जो मशीन ऑयल्स हो सकते हैं वो करवा सकते हैं। ठीक है, और पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स जो हो सकते हैं ये सब लोकल एक्शन करके
और एक्जिमा, अल्सर और कैंसर करा सकते हैं। इंजेक्शन में कई बार हम लोग लेड का इंजेक्शन अगर कर लें तो प्लम्बिज्म हो सकता है। मरकरी जिसकी एफिनिटी ब्रेन टिश्यू के साथ में बहुत ज़्यादा रहती है तो वो भी बहुत प्रॉब्लम करवा सकती हैं। स्लर्ड स्पीच हो सकता है, ट्रिमर्स हो सकते हैं और ब्रेन पर ये इफ़ेक्ट करवा सकता है क्योंकि इसकी जो वेपर्स होती हैं वो स्किन और लंग्स में एब्जॉर्ब हो सकती हैं। ठीक है, फिर कैडमियम रहता है, इनके भी इल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंजेक्शन की वजह से जो है हमें प्रॉब्लम करवा सकती हैं। उसके बाद अगर हम इन्हेलेशन में देखें तो जो डस्ट है वो हमने देखा कि लेस देन 5 माइक्रोन जो है वो रेस्पायरेबल है और न्यूमोकॉनियोसिस करवा सकती है। फिर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक डस्ट हैं, गैसेस जो हैं वो भी प्रॉब्लम करवा सकती हैं। तो गैसेस में सिंपल गैसेस तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रहती है। एस्फिक्सिएटिंग गैसेस जो होती हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। एंड एनेस्थेटिक गैसेस में क्लोरोफॉर्म, ईथर एंड ट्राइक्लोरोइथिलीन ये सब हो सकती हैं। मेटल्स जो हैं वो हमारे लेड, आर्सेनिक, बेरिलियम, मरकरी ये सब भी प्रॉब्लम करवा सकती हैं। तो इनकी वेपर्स को हम इनहेल भी कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो होती हैं ये केमिकल हैजार्ड्स में आती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से जो डिजीज़ेस रहती हैं। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से जो डिजीज़ेस होती हैं तो ब्रुसेलोसिस, ये बफेलो से ये डिजीज़ स्प्रेड होती है। देन लेप्टोस्पायरोसिस, ये रैट की वजह से रहती है। ठीक है, एंथ्रेक्स, एक्टिनोमाइकोसिस, फिर टिटनस, फंगल इन्फेक्शंस, ये सब इन्फेक्शंस भी जो होते हैं जो एनिमल वर्क जो एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं या जो एनिमल हैंडलर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम करवा सकती है। फिर कई बार ऑक्यूपेशनल कैंसर्स भी हो सकते हैं। में स्किन कैंसर कॉमन है, लंग्स का कैंसर कॉमन है, ब्लैडर का कैंसर कॉमन है। तो ये ऑक्यूपेशनल कैंसर्स हो सकते हैं। देन ऑक्यूपेशनल डर्मेटोसिस भी हो सकता है, तो डर्मेटाइटिस, एक्जिमा। ठीक है, और डिजीज़ ड्यू टू साइकोलॉजिकल ओरिजिन, उनकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर दो तरीके की हो सकती हैं। एक तो हो गया हमारा साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस हुआ, है ना। दूसरा जो चेंजेस हो गया वो साइकोसोमैटिक। ठीक है, साइकोसोमैटिक। और एक हो गया हमारा साइकोलॉजिकल चेंज। साइकोलॉजिकल के बारे में अगर हम लोग और बिहेवियरल चेंजेज में देखते हैं तो एंजाइटी, डिप्रेशन, देन सिकनेस, एब्सेंटिज्म, ये सारी चीज़ें हमें साइकोलॉजिकल ओरिजिन में देखने को मिलती हैं। इनमें क्या रहता है, सिकनेस, एब्सेंटिज्म वाइवा में पूछा जा सकता है। कई बार क्या होता है, अगर कोई वर्कर अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं है देन वो क्या करेगा, अपना उस जॉब से वो लीव लेगा या छुट्टियां बहुत लेने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई बहाना करके वो उस वर्क पर नहीं जाएगा। ठीक है, कई बार वो डिप्रेशन में चला जाएगा क्योंकि वो अपने उस वर्क को लाइक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस उसके बिहेवियरल चेंजेस करवाते हैं, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। और साइकोसोमैटिक चेंजेस में क्या रहता है, उसे इंडस्ट्रियल न्यूरोसिस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, उसे पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ठीक है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो होती हैं वो साइकोलॉजिकल ओरिजिन हो सकता है, जिसकी वजह से उसको मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और भी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। मैकेनिकल हैज़ार्ड्स में अगर हम लोग देखते हैं तो एक्सीडेंटल इंजरीज हो सकती हैं ड्यू टू मशीनरी और इन इंडस्ट्री। ठीक है, तो आज हम लोगों ने वीडियो में देखा देन केमिकल एजेंट्स की वजह से होती हैं, देन बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से ऑक्यूपेशनल कैंसर्स, ऑक्यूपेशनल डर्मेटोसिस एंड डिजीज ड्यू टू साइकोलॉजिकल ओरिजिन एंड मैकेनिकल हैज़ार्ड्स। इनका प्रिवेंशन जो है वो हम लोग अगली वीडियोस में देखेंगे। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आज हमने सिर्फ इनके एजेंट्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप अगली वीडियोस में भी चेक कर सकते हैं आगे के टॉपिक्स को। तो इसका निमोनिक हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, बहुत इजी हम इसका निमोनिक याद कर सकते हैं कि पीसीबी। ठीक है, पीसीबी ने मोबाइल में
चेंज किया डीपी, ठीक है। तो पीसीबी ने, है ना, मोबाइल में, तो पीसीबी से तो हो गया हमारा फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। मोबाइल में हो गया एम इसका हमारा मैकेनिकल, ठीक है। और चेंज से हो गया हमारा कैंसर्स, और डीपी से हो गया हमारा डर्मेटोसिस, एंड पी से हो गया हमारा